नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। हूं हरीश और आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के अगले पार्ट की। पिछले वाले पार्ट में हमने पूरी डेफिनेशन पढ़ी थी। इस वाले में हम शुरू करते हैं उसकी सीरीज यानी टेस्ट सीरीज, उससे संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का 140 है, तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। तो यहां पर सबसे पहले समझने वाली बात एक है कि पूर्णांक आपको पता होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैं अच्छी तरह से बता चुका हूं, यहां पर मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा। इसके साथ ही लगा हुआ है सम। तो पूर्णांक जैसा कि हम सभी जानते हैं 1, 2, 3, 4 ये सभी पूर्णांक है। इसके अलावा इस साइड भी, जीरो के इस साइड भी और जीरो के इस साइड भी, तो ये सभी पूर्णांक हैं। ठीक है ना। यहां -1, -2 ये सभी पूर्णांक है। अब इसके अलावा अगर मैं कहूं कि सम पूर्णांक, तो सम का मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग चला जाए, तो 2, 4, 6, 8 ये हो जाएंगी आपकी सम पूर्णांक। तो अब आप सभी जानते हैं कि अगर मैं कहूं कि कितनी संख्या है, 7 संख्याएं, तो 7 संख्याओं का योग जो है कितना है, 140 है। तो उसका माध्य कितना होगा, यानी समांतर माध्य कितना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 140 में 7 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। ये जो 20 है ये हमारी देखो 7 संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 संख्या है। तो बीच वाली जो संख्या है वो हो जाएगी आपकी 20। और वो क्या कह रहा है, सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। सबसे बड़ा सम पूर्णांक हो गया तो 3 संख्या इस साइड होंगी, 3 संख्या इस साइड होंगी। तो अगर हम सबसे लास्ट वाला कहें तो 2 + 2 + 2 मतलब आपका ये 26 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आप कहेंगे साहब समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बता दिया। तो ट्रिक का मतलब यही होता है भाई कि ट्रिक कैसे बनी, इस ट्रिक के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। कि अगर मैं कहूं 1, 2, 3 ये 3 संख्या हैं, जब भी विषम संख्याएं हों और अगर हमें उसमें बीच वाली वैल्यू चाहिए हो, उनका गैप समान रूप हो, जैसे कि 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 6 आ गया, यहां 5 है, 6 आ गया, 6 के बाद ये 8 आ गया। तो ये अगर मैं कहूं तो 2-2 का गैप है। तो यहां उसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि अगर समान गैप है तो बीच वाली संख्या जो होगी वो कैसे निकालती है। तो इसके लिए अगर मैं इसी में कहूं क्रम से, इसमें 1-1 का गैप है या मैं कहूं 2, 4, 6, ठीक है, इनका योग कितना होगा। तो 4, 2, 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा कि नहीं। या मैं एक काम करता कि 4 और 3 संख्या है, 4, 3, 12, तो ये भी कर सकता हूं। उसी प्रकार से जब यहां पर 7 संख्याएं हैं तो 6 के बाद क्या होगा, 2, 4, 6, इसके बाद होगा 8, इसके बाद 10 और इसके बाद 12, ये हो जाएंगी आपकी 7 संख्याएं। ठीक है ना। ये हो जाएगा ये 14। तो ये 3 इस साइड आ जाएंगे, 3 इस साइड। बीच वाली संख्या क्या है, 8। अगर मुझे इनका टोटल चाहिए, सभी संख्या को, देखो गैप समान है, सभी का टोटल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वही मैं 8 को और 7 से गुणा कर दूंगा तो 56, ये इन सब का टोटल हो जाएगा। ठीक है। और अगर मुझे बीच वाली वैल्यू चाहिए तो मैं 7 का भाग कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8, यानी बीच का अंक प्राप्त हो। उसी प्रकार से मुझे बीच का अंक मिल गया 20। ठीक है ना। बीच का अंक मिल गया 20। अब मुझे उसमें से 2, 2, 3, 4, 2, 3, 6 जोड़ना है, तो मुझे लास्ट वाली वैल्यू यानी सम पूर्णांक मिल गई। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको बेस से कहे, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बेस में बताइए, मुझे समझ में नहीं आया साहब, तो मैं इनको बेस के लिए थोड़ा सा बता देता हूं कि पहली सी संख्या क्या होगी। मान लिया हमने पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 2, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 4, चौथी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 और x प्लस हो जाएगा आपका 12। ये कितनी हो जाएंगी आपकी टोटल संख्या, 7 संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सातों का योग कितना है भाई, 140 है। ठीक है। तो अगर मैं इनको कहूं तो 7x प्लस कितना हो जाएगा आपका, इन टोटल कर दें तो 4, 2, 6 दूनी 12, 12 और 8 20, 20, 10, 30 और 12 कितना हो गया आपका 42। 42 बराबर 140, यानी 7x बराबर हो गया आपका 140 माइनस 42। तो 7x बराबर कितना आ गया आपका, ये यहां माइनस हो जाएगा तो 98 और 7 का भाग दे देंगे आप तो यहां आ जाएगा 14। ठीक है। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 14।
तो पहली वैल्यू अगर पूछता तो डायरेक्ट क्या आ जाता 14 आंसर, लेकिन वो पूछ रहा लास्ट वाली वैल्यू, तो हमें इसमें 12 को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि लिखा है x + 12, तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये 2, यानी 26 आपका आंसर यहां भी आ रहा, 26 आपका आंसर यहां भी आ रहा। तो बात वही है भाई, चाहे जैसे लगाओ, चाहे बेस से लगाओ, चाहे ट्रिक से लगाओ, लेकिन आंसर वही आना है। लेकिन समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब, इसलिए दोनों चीजें आपसे आनी चाहिए, और जब आपसे बेस आने लगी तो ट्रिक तो ऑटोमेटिक बन जाएगी। ठीक है ना। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हो। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन की किस टाइप का है। अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योग ज्ञात। तो बिल्कुल वैसे ही लगना है। अब इसमें बेस नहीं बताऊंगा, आप बेस खुद लगा लेना। यहां मैं ट्रिक का यूज करूंगा कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग, तो योग कितना दिया है भाई 1350, और 3 संख्याओं का योग दिया है तो हम 3 का भाग दे देंगे तो बीच वाली संख्या मिलेगी, तो बीच वाली मिलेगी तो 3 चौको 12, और यहां हो गया 3 5 15, यानी 450 जो वैल्यू है वो बीच वाली संख्या होगी। इसके एक आगे भी होगी और एक पीछे भी होगी। ठीक है ना। तो इन 3 पूर्ण संख्याओं का एक 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस कर दो साहब, है ना, क्योंकि इसमें सम तो है नहीं है, क्रमिक है, क्रम से है, तो 1 माइनस कर दो तो 449 ये छोटी हो जाएगी। अब एक बड़ी, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 451, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। इन दोनों को टोटल कर दो तो यहां पर हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 5 4 9, यहां भी 0, 5 5 दूनी 10, 10 का 0, और ये हो जाएगा 9, यानी 900 आपका इन दोनों का सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। बस इसमें कितना समय लगा 2 सेकेंड। अगर इसको बेस से करना है तो वही मानो x + 1 और प्लस x + 2 और बराबर कितना हो गया 1350। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। इसमें हो जाएगा 3x और प्लस 3 बराबर 1350, है ना। अब इसमें से क्या हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो 1350 में से 3 माइनस हो जाएंगे, तो 3x = 1350 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो 1347, है ना। अब x बराबर है तो 3 से काट दो आप, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपका 3 चौको 12, 1 बचा 3 चौको 12, है ना, 2 बचे 3 नाम 27, तो ये आपका आ गया ये सबसे छोटी वैल्यू। अब आपको सबसे छोटी आ गई, सबसे बड़ी निकालना है तो 2 प्लस करने पड़ेंगे ये वाली, तो आप प्लस करेंगे तो 451 ये बड़ी हो जाएगी। इन दोनों को टोटल कर दो। बात वही है भाई, चाहे जैसे करो वैसे आपको इसको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। इसको आपको नोट डाउन कर लो कि ऐसे हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर टाइप के क्वेश्चन लगाओ, हर टाइप के, जहां भी मिले सब लगाओ। जो नहीं बनता आप मेरे टेलीग्राम, मेरे फेसबुक पर मुझे भेज सकते हैं मैसेंजर में, और मैं उसको सॉल्व करके आपको पहुंचाऊंगा या उनको यहां पर भी शामिल करूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर मुझे भेजें। अगला क्वेश्चन है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। तो इसमें भी वही चीज है, बिल्कुल थोड़ा आपको समझने वाली बात है कि 3 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होगी। जो 3 का गुणांक होंगी ना वही 3 से विभाजित होंगी। मतलब कौन होंगी, ये तो 3 विभाजित हो जाएगी, 6 विभाजित हो जाएगी, 9 विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है, प्राकृतिक संख्या आप सभी जानते हैं जो 1 से शुरू होती हैं, लेकिन वो 3 से विभाजित कौन कौन सी होंगी, 3 6 9, और इनका योग कितना कह रहा 72 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो यहां भाई जो पहली संख्या अगर मैंने मान ली x मान लूं, ठीक है, तो दूसरी क्या हो जाएगी x + 3 होगी, 3 जोड़ देंगे हम। अगली क्या होगी x + 6 होगी, है ना, क्योंकि फिर 6 जोड़ देंगे। तो ऐसे प्रकार अगली और पूछता तो x + 9 हो जाती। तो इन सब का योग कितना है 72 है। तो अब यहां क्या हो जाएगा 3x और प्लस 6 और 3 के जाओ 9, और ये हो जाएगा 72। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 72 - 9, मतलब 3x क्या हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा आपका 63, ये माइनस कर देंगे 9 तो हो जाएगा 63। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3 21। तो x की वैल्यू कितना आ गई हमारी, आ गई 21। अब वो कह रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या में 6 प्लस कर दो, तो बड़ी संख्या में 6 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगी 27। ये सबसे बड़ी संख्या, आंसर आ गया।
अगर हम इसमें कहें वही ट्रिक अगर यूज करना है तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 72 में से हम क्या कर देंगे, 3 का भाग दे देंगे। तो 72 में 3 का भाग दे देंगे तो 24 आ जाएगा। 24 में हमको क्या करना है, अगली वैल्यू चाहिए है तो 3 और जोड़ देंगे तो वही आ जाएगा 27। मतलब बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। मैंने पूरी जो 3-4 बुक है मेरे पास, सुमांत्रा की है, RS अग्रवाल की है, इसके अलावा शारदा की है, इसके अलावा और भी हमारे पास बुक्स हैं, तो उसमें से मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं आप और मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैंने पूरी जितनी सीरीज है, मतलब मुझे इसी टाइप से क्वेश्चन चाहिए थे, मतलब जो मैंने कल पढ़ाया उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। अब मैंने कहा इसमें जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं सॉल्व करवा देता, आपको रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको वो याद रहे कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए अगर मैं प्राकृतिक संख्या 1, 2 से शुरू होती हैं और 20 तक अगर मैं कहूं कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है तो इसमें अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद 20 नहीं होगा। अंतिम पद देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन है उसमें एक सीरीज दी हुई है, जैसे 1, 2, 3, 4 या फिर कह लें 1, 3, 5 ऐसे विषम वाली कोई भी सीरीज हो जिसमें गैप समान हो और उसका योग निकालना है तो एक ही ट्रिक है, आपको लिखना है प्रथम पद जो है प्लस अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद जो है, और बटे करना है आपको 2 और इनटू कर देना है जितनी टोटल संख्या है यानी n। तो ये ट्रिक है, आप इसको नोट कर लो, नहीं तो आप इसी डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, ये पहले मैंने अपलोड किया था, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है, उससे आप इसको निकाल सकते हैं। तो कि सभी का योग कैसे निकालते हैं एक सीरीज का। हालांकि हम ये भी क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें क्या चाहिए, अंतिम पद नहीं हमारे पास, प्रथम पद तो है लेकिन अंतिम पद नहीं है, तो कैसे निकालते हैं। तो अंतिम पद निकालने के लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला है, यानी n निकालना है, या तो n निकाल लो आप। n तो हमें पता है कि हमारे पास 20 संख्या है, तो n पता है, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम पद नहीं पता, तो अंतिम पद n निकालने के लिए होता है अंतिम पद, और यहां पर होता है माइनस प्रथम पद, और बटे होता है आपका अंतर, यानी वर्ग का अंतर, वर्ग अंतर, और यहां पर होता है +1। क्या होता है, +1। तो n की वैल्यू निकलती है, तो n की वैल्यू हमारे पास है पहले से 20 है, तो हमने 20 रख दी। अंतिम पद नहीं पता तो हमने लिख दिया भाई अंतिम पद नहीं पता, माइनस प्रथम पद कितना है हमारे पास, पहला पद तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग का अंतर कितना है, क्योंकि विषम प्राकृत संख्याएं कहलाई हैं, विषम प्राकृत संख्या, तो विषम प्राकृत संख्या यानी 2-2 का अंतर है, ये होंगी 1, 3, 5 है ना, 7, तो इनमें क्या क्या है, 2-2 का अंतर है आपका, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो अंतर कितना है 2, और प्लस करना है 1। इसका एलसीएम लेंगे तो यहां भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, और 2 का इस साइड गुणा हो जाएगा, तो ये 20 दूनी 40 का 2 और माइनस का 1, तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, तो अंतिम संख्या और ये प्लस का 1, तो अंतिम संख्या इस साइड आएगा तो क्या जाएगा 39, यानी अंतिम संख्या क्या हो गई आपकी 39। अब प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्याओं का योग हम निकाल सकते हैं कैसे। प्रथम संख्या क्या है, 1 है, प्लस कर दिया, अंतिम संख्या हमारे पास 39 आ गई, बटे 2 कर दिया, इंटू n कितना है 20 है, तो इससे काट दो आप, ये 10 बचा, ये हो जाएगा आपका 40, और 40 और गुणे 10 बराबर हो गया आपका 400। लेकिन इसमें भी जो ट्रिक होती है ना, वो ट्रिक होती है कि अगर विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो इसकी जो ट्रिक होती है, n विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए ट्रिक होती है n का स्क्वायर, यानी अगर आपके पास 20 प्राकृतिक विषम संख्या है तो उनका स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 गुणे 20 बराबर 400। तो ये भी आसान ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं। तरीके कई हैं भाई, लेकिन मेरा क्या है, मुझे बेसिक पढ़ाने में मजा आता है क्योंकि वो आपके दिमाग में क्लियर होती है बातें, इसलिए मुझे बेसिक पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है। आप नहीं तो कुछ लोगों को यही याद होगा, ट्रिक याद होगी n का स्क्वायर, कई लोगों को ये याद होगी, तो ये भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन आप इसको याद करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं नोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, या कितने भी हैं, 10 है, 25 है, 30 है, तो इनका विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए n का स्क्वायर करना है, तो आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिवीजन कराने का प्रयास किया है कि 1 से लेकर n तक सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग अगर आ जाए तो वो कैसे निकालेंगे आप। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन आ जाए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सम हो या विषम हो, या 5 का स्क्वायर, या इसका डैश 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 और यहाँ पर 21 तक आ जाए, 21 के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो योग ज्ञात करना है तो इस वाले फॉर्मूले में आपको मान रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि भाई हमको n कितना है, n है 21। n यहाँ पर अंतिम पद है, ध्यान देना, n यहाँ पर अंतिम पद है। तो n क्या है आपका 21। 21 में 1 जोड़ दो आपका तो 22 हो गया, 22 में भी फिर 1 जोड़ दो तो आपका 23। तो ये हो गया और बटे आपको 6 लिख देना है। बस आप इसको सॉल्व कर दो तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर सम का भी हो, एक चाहे सम हो चाहे विषम हो, अगर सम का होता है तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर मान के चलो 6 का स्क्वायर डैश डैश डैश, अगर 20 का स्क्वायर इसका योग निकालना है तो आप करेंगे 20 गुणे 21 गुणे ये 22 बटे 6, ये सॉल्व कर दो तो आपका इसका आंसर आ जाए। मतलब सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 6 ये लिख देना है। लेकिन 1 से n तक की धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, धन पूर्णांकों के मतलब 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, इसमें तो वही गैप था, सम विषम था। लेकिन अगर एक सीरीज में अगर वर्ग निकालना हो ऐसे डैश 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 करके और 40 तक के वर्गों का योग निकालना है, 1 से लेकर के 40 तक के वर्गों का योग निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी वही 40 लास्ट अंतिम पद 40 और 1 41, लेकिन यहां पर आपको कर देना है 2n, मतलब 40 दूनी 80 और 1 81 और बटे आपको 6 ही करना। बस ये वाला डिफरेंस है थोड़ा सा। वो यहां पर क्या था, लगातार 42 41 की जगह क्या लिख देते आप, 42 लिख देते, लेकिन इसमें क्या लगना है 2n प्लस 1 करना है, ठीक है ना। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये लगातार सीरीज के लिए है। अब अगर मान के चलो 100 से 200 के बीच में निकालना है तो पहले 1 से 100 के बीच में निकाल लो और 1 से 200 के बीच में निकाल लो, फिर वो पहली वाली माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐसी है कि जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 200 तक कोई वैल्यू दी है, ठीक है, लेकिन किसी ने कह दिया कि भाई 100 से 200 के बीच की जो है सम संख्याओं के वर्गों का योग या विषम संख्याओं के वर्गों का योग या प्राकृत संख्याओं के योग, पहले पूरा निकाल लो फिर यहां से यहां तक का निकाल लो। तो इसमें से जब पूरे वाले में से ये माइनस कर देंगे तो ये वाला आप आसानी से निकल आएगा। उसी प्रकार से ये धन पूर्णांकों के घनों का योग निकालना हो तो कैसे, जैसे 1 का क्यू है ना प्लस 2 का क्यू, 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू, ये निकालना हो डैश डैश डैश, यहाँ पर कहां तक मान के चलो 20 तक के क्यू का योग निकालना हो तो ये कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी वही ट्रिक है, n मतलब कितना है आपका 20 है, 20 और 1 21 और बटे आपको 2 कर देना है और पूरे का होल कर देना है। ये आप इसकी ट्रिक हो गई, यहाँ पर लिखी हुई है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप इसको भी निकाल सकती है। मतलब बहुत ही आसानी, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक है, वहां से भी आप इसको पूरा देख सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने बिल्कुल डिस्क्राइब की हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं आपको, यहाँ पर एक संख्या दी हुई है, संख्याओं की इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 1572 के ऊपर 67 की पावर है या कोई भी संख्या, ये तो मैंने ऐसे फॉर एग्जाम्पल ले लिया है। यहाँ पर 381 के ऊपर 199 की पावर है। इसके अलावा यहाँ पर एक लंबा सा क्वेश्चन दिया है 217 के ऊपर इतने पावर इतने पावर इतने पावर इतने इंटू सब में इकाई का अंक सबको मिला करके ज्ञात करना है। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं ताकि आप इनको बहुत ही आसानी के साथ इनको सॉल्व कर सकते। तो ये पहला नियम है कि घात में आपको 4 का भाग देना है। जैसे कि अगर मैं कहूं मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाए कि 562 में अगर पावर है 5 4 3 3, ठीक है, कोई भी घात है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले 4 का भाग देना है। तो 4 का भाग देने तो 4 एकम 4, कितना बचा यहाँ पर 1 बचा 4, 4 × 12, इसके बाद 4 × 5 = 20 है ना, इसके बाद 4 × 8 = 32, कितना बचा शेषफल 1 बच गया आपका, कितना बचा शेषफल 1 बचा। मतलब हमारे पास ये सब संख्या खत्म, जो शेषफल है उसको इसके ऊपर पावर चढ़ा दो, मतलब 1 की पावर बची। फिर भी आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट बेस लेना है, मतलब 2 के ऊपर 1 की पावर कहलाइए, आपको याद रखना है। क्योंकि हमको क्या चाहिए, इसका चाहिए हमको कि इकाई का अंक क्या होगा, तो सिर्फ आप लास्ट के अंक से मतलब रखो, मतलब 1 की पावर है, मतलब इकाई का अंक क्या होगा 2 होगा।
उसी प्रकार से अगर मान के चलो इसके ऊपर 2 की पावर हो जाती, उसी प्रकार से मान के चलो 562 के ऊपर 2 की पावर हो जाती जब भाग दे देती 4 का, तो क्या हो जाता, सिर्फ आपको ये इकाई का अंक देखना है, इसको 2 बार गुणा कर देते मतलब इकाई का अंक 4 आएगा। अगर 3 के ऊपर आएगी तो 3 की हो जाएगी, 3 बार गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इकाई का अंक 8 आ जाएगा। इसके अलावा अगली बार क्या होगा, 4 की घात आ जाएगी, मान के चलो बच गया 2 के ऊपर 4 की पावर बची, तो वही करेंगे, 2 दूनी 4 है ना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इसके बाद 4 बार होने के बाद इससे ज्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी 4 का भाग दे रहे हैं, और 4 का ही भाग क्यों देते हैं ये भी बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं कहूं अगर 2 के ऊपर 1 की पावर है तो 2 आएगा, 2 के ऊपर 2 की पावर है तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4 आएगा, 2 के ऊपर अगर 3 की पावर है तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। इसके अलावा 2 के ऊपर अगर 4 की पावर है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 16 जाएगा। जैसे ही अगला 5वीं बार जाएगा आपका 2 के ऊपर 5 की पावर जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब इकाई का अंक फिर से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ये 4 का भाग दे दिया है, ये इसके पीछे लॉजिक है कि 4 का ही भाग दिया जाता है, क्योंकि हर 5वीं बार में क्या है वही अंक रिपीट होने लगते हैं। जैसे कि अगर 6 की पावर देंगे तो अगली बार क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। जैसे कि 2 गुणे 2 कर देंगे तो 2 दूनी 4, ये अगली बार 6 में क्या आ जाएगा, चौथा अंक आ जाएगा। तो इस प्रकार से हर 5वें बार में क्या है कि वही संख्या रिपीट होने लगती है इकाई के अंक की, तो इसलिए 4 का भाग दिया जाता है। ठीक है, ये बात आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। तो कैसे करना है आपको, ये करना है 4 का भाग देके जो रिमाइंडर बचता है वो इकाई के अंक पे आपको उसको अप्लाई कर देना है। तो ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक बार और कोई देख लेते हैं संख्या। जैसे हमने कहा कि भाई 9 के ऊपर अगर 554 की पावर है, ठीक है, 9 के ऊपर यहाँ पे कोई भी संख्या दे दो, 556 कुछ भी दे दो, संख्या से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको पावर से मतलब है, क्योंकि हमें इकाई का अंक चाहिए ना, तो हमें इकाई के अंक से ही मतलब होना चाहिए। तो इसमें देंगे हम 4 का भाग, तो 4 एकम 4, कितना बचा यहाँ पर 1 बचा, तो 4 दूनी 8 4 ती 12, ठीक है, कितना बचा रिमाइंडर 2 शेषफल बचा। तो अब सिर्फ हम 9 के ऊपर 2 की पावर चढ़ा देंगे, इस साइड जो भी है उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 का आप सिर्फ लास्ट वाले डिजिट 9 गुणे 9 कर सकते हैं, मतलब 9 नाम 81, मतलब इकाई का अंक क्या बचेगा 1 आएगा इकाई का अंक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 4 की पावर से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब भाई अगर हमारे पास इसको फास्ट करना है तो इससे तो बहुत समय लगेगा, तो फिर हमारे पास एक और तरीका है जिसको अगर आप याद रखेंगे तो आप उससे बहुत आसानी से बहुत जल्दी निकालने लगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो तरीका यूनिवर्सल है, ये सबको पता रहता है, ठीक है। तो वो तरीका कौन सा है, वो है कि अगर इकाई के अंक में किसी संख्या के इकाई के अंक में 0 1 5 और 6 आता है, इकाई के अंक में 0 1 5 और 6 आता है, तो इकाई का अंक वही रहेगा, यानी नो चेंजेस रहेंगे, नो चेंजेस रहेंगे, इकाई का अंक वही रहेगा, चाहे आप इसके ऊपर कितने की भी पावर चढ़ा दो। जैसे मैं कहूं कि 565 के ऊपर 565 के ऊपर 6590 कितने की भी पावर दे दो, 6590 की पावर है, तो इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको 4 का भाग नहीं देना, इकाई का अंक 5 है, तो आंसर ही इकाई का अंक 5 ही रहेगा। ये आपका यूनिवर्सल है, नो चेंजेस हो जाएंगे। इकाई का अंक 0 है तो 0 ही रहेगा। क्यों रहता है ऐसा, लेकिन क्यों जरूर आप लगाया करो। अगर आपको उसकी अंदर तक जाना है, उस चीज को समझना है, तो ये जरूर बोला करो टीचर से कि क्यों ऐसा होता है, तो क्यों ये ट्रिक बनी है, तो क्यों का जैसे आप लगाना शुरू कर देंगे तो आपको वो चीजें एकदम क्लियर होने लगेंगी, वो दिमाग में आपको बैठने लगेगा। जैसे कि मैं कहूं ऐसा क्यों होता है कि भैया इसमें नो चेंजेस होता है, क्योंकि भाई साहब 0 में अगर कितने की भी पावर चढ़ा दो, 0 को गुणा 0 में करोगे तो लास्ट में 0 ही आएगा, इसका चाहे आप कितने बार भी गुणा कर दोगे तो 0 ही आएगा। इसी प्रकार से मैं कहूं, जैसे कि मैंने कहा 541, तो इकाई का अंक ये है। अब इसमें कितने की पावर चढ़ा दो, जैसे 9 की
954 की चढ़ा दो तो भाग दूंगा। अब इसमें कितने की भी पावर चढ़ा दो, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, तो क्या होगा, 1 का जब 1 में गुणा होगा तो 1 ही आएगा। जैसे इकाई का अंक ले लो आप, अब इकाई, क्योंकि हम इकाई से मतलब इकाई के अंक से, तो 1 में आप कितने भी बार गुणा करोगे, करते जाओगे तो इकाई का अंक 1 ही है, तो आपका आंसर इकाई का अंक 1 ही आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। उसी प्रकार से 6 है, तो 6 में आप कितने भी बार 6 का गुणा करते जाओ, कितने भी बार कर लो, लेकिन लास्ट में आपको 6 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें नो चेंजेस रहते हैं। आई होप आपकी ये चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। तो ये 4 अंक आप दिमाग में बैठा लो कि अगर ये 4 अंक आते हैं, उसमें कितने की भी पावर चढ़ा दो, इकाई का अंक अगर ये 4 है तो उसमें आप कितने की पावर चढ़ा दो, वही का वही इकाई का अंक आएगा, बिना देखे आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमारे पास 0, 1 और 5 और 6, ये 4 अंक तो खत्म हो गए। अब हमारे पास जो अंक बचते हैं, एक और अंक है 4 और एक अंक ले लेते हैं हम 9। इसमें अगर घात, अगर आपकी इकाई का अंक देखना है, अंक है, मान लीजिए कोई भी अंक है, तो ये आपको याद रखना है, 4 में अगर घात कैसी है, सम है, घात कैसी है, सम है, तो आपका इकाई का अंक 6 ही आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ कहूं 500 और ये 62, तो ये कैसी घात है, ये सम है, तो सम में आपका 6 ही इकाई का अंक आएगा। बस आपको कुछ नहीं देखना, सबसे पहले यहाँ देखना है यूनिट डिजिट कितनी है आपकी, 4 है, तो 4 में अगर घात कैसी है, सम है, ये घात कैसी है, सम है, यानी 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो इकाई का अंक हमेशा 6 ही बचेगा। अगर विषम है तो इकाई का अंक हमेशा 4 ही बचेगा। बिल्कुल आप इसको दिमाग में बैठा लो। उसी प्रकार से 9 में है, अगर घात कैसी है आपकी, घात अगर ये सम है तो इसमें इकाई का अंक 1 रहेगा। अगर घात विषम है तो क्या होगा, अगर घात विषम है तो इकाई का अंक इसमें 9 ही रहेगा, यानी विषम 9, विषम 4, 4 की 4 ही, विषम में हमेशा वही का वही रहेगा। तो ये 4 अंक आपके आ गए और 2 और ये हो गए, तो 4, 2, 6 अंक तो आपके बिल्कुल क्लियर हो गए, मतलब आपका 60% काम क्लियर हो गया। अब सिर्फ बचे 4 अंक, कौन से, 2 और इसके अलावा कितना बचा, 3, इसके बाद आपका बचा 7 और एक बचा 8, इनमें आपको 4 का भाग देना ही पड़ेगा, तभी आपका निकलेगा। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि अगर 9 के ऊपर इकाई का अंक क्या है, मान लीजिए कोई डिजिट है 500 और ये 99, इसमें अगर इकाई का अंक, इसमें अगर कोई भी पावर चढ़ा दी, 564 मैंने पावर चढ़ा दी, ये कैसी है भाई, सबसे पहले हमने देखा यूनिट डिजिट कितना है, 9 है भाई, 9 याद रखो। 9 में अगर सम है तो इकाई का अंक क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। बस आंख बंद करके सिर्फ यहाँ 1 लिख दो कि आंसर इसका 1 हो जाएगा। लेकिन अगर घात कितनी है, यहाँ 65 होती, यानी विषम होती, तो इकाई का अंक क्या होता, 9 होता। बस यही आपको लगाना है। बाकी आपको अगर इनके अलावा कोई अंक है तो आपको 4 का भाग देना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आप इसके क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लियर होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 1572, अब यहाँ पर 2 है तो उन 6 में से कोई नहीं है, मतलब हमको 4 का भाग देना ही पड़ेगा, तो देर मत लगाओ, सीधे भाग दे दो। 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, यानी कितना बचा आपके पास, 3 बचा रिमाइंडर, मतलब 2 के ऊपर आप 3 की पावर कर दो, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, 8, ये आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 381 है, मतलब यहाँ पर 1 आपको दिख गया, 1 दिख गया तो कितने की भी पावर हो, इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा, आंसर आपका। बस आपको कुछ नहीं देखना, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, मैंने क्या पढ़ा था, 0, 1, 5, 6, ये है अगर इकाई का अंक, तो क्या है, यही आंसर रहेगा, नो चेंजेस हो जाएंगे, तो वही मैंने यहाँ पर कर दिया। उसी प्रकार से ये दूसरा इतना लंबा दिया हुआ क्वेश्चन है, इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो यहाँ 7 है, मतलब आपको 4 का भाग देना ही पड़ेगा, कर लो। ठीक है, तो 4 धाम 40, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, और 4 × 12, मतलब 1 शेष पर बचा, मतलब 7 के ऊपर 1 पावर, मतलब 7 ही रहेगा। इनटू क्या कर दिया हमने, अब यहाँ पर इकाई का अंक 9 लिख गया, अब 9 दिख गया, तो अब याद करो, अगर आपका विषम है तो रिमाइंडर 9 ही बचेगा, अगर सम है तो फिर 1 बचेगा, है ना। तो यहाँ क्या है, विषम है तो विषम में हमेशा 9 ही रहेगा, तो 9 लिख दो, इकाई का अंक याद आ गया आपको। अब यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो याद करो, इकाई में अगर सम है तो क्या करना पड़ेगा, सम है तो 6, अगर विषम होता
तो हमारे पास 4 ही रहता, तो ये क्या है, सम है, तो सम में आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके अलावा इंटू लगा तो इंटू लगा दो, यहाँ पर कितने की 2 है तो हमको इसमें 4 का भाग देना ही पड़ेगा, तो 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 आ गया है ना, पूरा चला गया, 4 × 12 मतलब पूरा पूरा कट गया, तो ये 0 हो गया, 4 × 12 मतलब पूरा पूरा कट गया। तो अब पूरा पूरा जब कट जाता है ना, तो मैंने बताया था कि अगर पूरा पूरा कट जाए तो उसकी पावर यहाँ पर 4 ही लिखना है। क्या लिखना है, पावर 0 नहीं लिखना, 0 का मतलब 4 ही होता है। तो यहाँ पर 2 के ऊपर 4 की पावर मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, मतलब क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 बस लिख दो, तो 6 6 36, तो ये 36 हो गया। फिर 6 को लो, इसमें गुणा कर दो, 9 छक्का 54, फिर 54 में 5 4 54, तो 4 को लो, यहाँ गुणा कर दो, तो 7 चौको 28, मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। बस आपको बिल्कुल आसानी के साथ इसको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको चीजें समझ में आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, मुझे अच्छा लगता है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी वीडियो सर मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तभी तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये होगा इकाई का अंक ज्ञात करना। अब हम थोड़ा सा और दूसरे प्रकार के क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको मजा आएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 से 100 तक के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर जब 6 से विभाज्य कह रहा है तो एक चीज आपको बिल्कुल याद रखना है कि इसमें आपको क्या करना है कि 100 से भाग दे देना है 6 का, क्योंकि 6 से विभाज्यता के नियम पूछ रहा, तो 6 से भाग दे दो तो आपको वो संख्याएं आ जाएंगी। तो 6 का भाग दे देंगे तो 6 कम 6, 6 6 36, जो शेषफल बचे इसको भूल जाओ, जितने बार भाग गया है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर। कोई बड़ी बात नहीं है। 1 से 100 तक के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाज्य है, आंसर आपका 16 आ गया, क्योंकि 6 से भाग दे दो तो वो संख्याएं आ जाएंगी, क्योंकि वो क्या होंगी, 6 की मल्टीप्लिकेशन होंगी, है ना। तो 6 6 दूनी 12, 6 18, इसलिए हमने 6 से भाग दे दिया तो आंसर आ गया 16। 6 दाम 60, 10 तो 60 के बीच में होंगी, इसके बाद 66, इसके बाद आगे बढ़ते जाओ 72, तो ये आ जाएंगे आपकी टोटल कितनी है, 16। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाज्य हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि 3 अंकों की कितनी संख्या है। तो मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है, 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है, हम सभी जानते हैं, इससे बड़ी तो होंगी नहीं। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम जो कि 6 से विभाज्य हो तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 999। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब 6 से विभाज्य हो तो 6 का भाग दे दो, हमने अभी पढ़ा था, तो 6 से भाग दे देंगे तो इससे क्या पूरी संख्या आ जाएंगी, नहीं। इससे क्या होगा कि इसमें 2 अंकों वाली भी संख्याएं मिली हुई हैं, तो उनको माइनस करना पड़ेगा। यानी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99। इसमें से भी 6 के भाग दे देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो 6 से विभाज्य है, तो ये वाली संख्या इसमें से माइनस कर देंगे तो कितनी संख्या है जो 6 से विभाज्य होंगी, तो वो संख्या निकाल आएगी। बस 6 का भाग दे दो, आप इसमें 6 का भाग देंगे तो 6 कम 6, 6 6 36, 6 6 36, जो शेषफल बचा छूट जाओ, उसको भूल जाओ, है ना। माइनस कर दो किसका, इससे, तो 6 कम 6, 6 6 36, वैसे से माइनस कर दो तो आपका जाएगा 150। वैसे यही तो आंसर है, कुछ नहीं करना आपको। जैसे 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 6 से विभाज्य हैं, तो 3 अंकों की अधिकतम संख्या कहां पर है, सबसे बड़ी संख्या है 999 बटे 6 कर दिया, और अब यहाँ पर 2 भी है तो इस 2 वाली भी संख्या है, 2 अंकों वाली, तो उसको हमने माइनस कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम पढ़ते हैं, एक छोटी सी बात और आपसे कर लेते हैं यहाँ पर, कि जैसे अब हम अगले क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो ये है कि इकाई का अंक और दहाई का अंक। मैंने मान लीजिए कोई संख्या मान ली XY, ठीक है, ये मेरी कोई भी संख्या है, जैसे मैं यहाँ पर 12 लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक संख्या लिख दी और ये मैंने उसका सिंटेक्स लिख दिया, ठीक है, सिंटेक्स आप समझ रहे होंगे। तो अब अगर मुझे इस 12 को डिनोट करना है इकाई दहाई के रूप में तो कैसे लिखूंगा, जैसे मैंने कहा कि इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है इकाई दहाई के रूप में, तो इकाई का अंक क्या है, 2 लिख दिया। तो दहाई का अंक क्या है, 1 है। तो दहाई में हमेशा 10 का गुना होता है, तब वो संख्या बनती है, क्योंकि 10 एकम 10 और 2 कितना हो गया, 12, तो ये संख्या बनी। उसी प्रकार से अगर मुझे इसे डिनोट करना है तो इकाई का अंक इसमें है Y लिख दिया, प्लस लगा दिया, इसके बाद X में हमेशा जो ये दहाई है इसमें हम
जानते हैं कि किसका गुणा होगा, x का गुणा होगा, तो ये x का गुणा हो गया। मतलब अगर हमें माननी कोई संख्या है तो उसको हमको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। माना कोई संख्या x y है तो x क्या होगा दहाई का अंक, y क्या होगा इकाई का अंक। जैसे मैं कहूं इस संख्या को पलट देने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, तो अगर मैं इसी प्रकार से इसको कहूं तो इसको पलट देने पर क्या बन जाएगी, 21 बनेगी कि नहीं, 21 बनेगी। तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा, और प्लस दहाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। तो 2 में हमेशा 10 का गुणा होगा, तभी तो वो संख्या बनेगी। 10 दूनी 20 और 1 21, तभी तो 21 बनेगी ना। उसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, भाई जब x y है तो ये पलट के क्या हो जाएगी, y x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, y x हो जाएगी। तो इसको इस प्रकार से लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो x लिख दिया और प्लस लगा दिया और 10 y कर देंगे, क्योंकि 10 इंटू वाई कर देंगे। तो इस प्रकार से ये पलट की संख्या ये बनेगी। इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए पहले मैंने ये चीजें बताई है। अब मैं इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको वो आसानी के साथ बन जाएंगी। तो वो चीज हम करते हैं अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।